लेमार्किज्म की बात जैसी आती है ना, एक बार जिस बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली यही इमेज क्लिक करता है। तभी मैंने पहले ये फोटो जो है यहाँ पे प्लेस करा, ताकि आपको इसे इजीली समझ आए। पहली बात तो ये है कि आगे एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी बिल्कुल वही, ठीक है। हाँ, अगर हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है, या फिर क्यों इसको यूजलेस माना जाता है, क्योंकि लेमार्क साहब ये बता भूल गए, ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे ये जिराफ है, यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है, दिख के जिराफी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले इनिशियल टाइम में इसके नेक की जो लेंथ है वो कम है, और इसकी खुद की हाइट भी कम है। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले क्या हुआ, जो शॉर्ट हाइटेड वेजिटेशन है उसको इन सारे के सारे जिराफ्स ने ग्रेजिंग कर करके खत्म कर दिया। फिर बेचारा नेक को इलोंगेट करता 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 क्या हुआ, इलोंगेट करता रहा। नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से करता करता ये क्या हुआ, इसने अपने आप को ऐसा बना लिया कि आज के डेट में स्ट्रेचिंग का रिजल्ट ये है कि इसका जो नेक है ये इतना ज्यादा लॉन्गर हो चुका है, ठीक है। अगर लेमार्क साहब की बात पे हम भरोसा करें, तो अगर कोई पर्सन टैटू बनवाए अपनी बॉडी पे तो उसके बच्चों में भी आएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कुछ है जो मिसिंग है यहाँ पे। हाँ, ये बात अलग है कि मदर फादर के जो जीन्स होते हैं, आपने जेनेटिक्स चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ऑफस्प्रिंग, यहाँ तक तो बात सही है बिल्कुल। लेकिन आफ्टर बर्थ कोई अपनी बॉडी में क्या चेंजेस कर रहा है, कौन से चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं, ये कैसे आखिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जो उसने अक्वायर किया है। हम यहाँ पे अक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर किसी ने अगर अपने लाइफ टाइम में किसी फीचर को अक्वायर किया है तो वो कैसे आखिर आगे के जनरेशन में जा रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये क्या बताना भूल गए? लेमार्क क्या बताना भूल गए? आप अपना कॉमन सेंस लगाइए तो। मतलब ये बता रहे हैं, जो बात ये बोल रहे हैं कि जिराफ के नेक को अगर हम देखें तो आज के डे में जो इतना लॉन्ग नेक वाला ये एनिमल हो गया है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसके एंसेस्टर्स ने इतना स्ट्रेच करा 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 कि आज के डे में इतना लॉन्ग हो गया। अगर ऐसा हुआ भी है तो इन्होंने मिस कौन सी बात करी, क्या नहीं बता पाए ये बताइए। एंसेस्टर से ऑफस्प्रिंग में कैसे गया वो? हाँ, मेन कॉज नहीं बता पाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मोरल ऑफ स्टोरी ये निकाल सकते हैं कि लेमार्क ये नहीं जानते थे कि जर्म सेल और सोमैटिक सेल का क्या कॉन्सेप्ट है। एक ये कंक्लूजन निकला यहाँ से, क्योंकि अगर आपके बॉडी के सोमैटिक सेल में कितना भी चेंज हो तो वो जर्म सेल में नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका अगर एक हैंड नहीं है तो उसके बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो चेंज जो है वो उसके जीन्स में प्रेजेंट नहीं है। वो अगर एक्सीडेंटली किसी तरीके से किसी मिसहैपनिंग की वजह से वहां से नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसके बच्चों में भी वो जाएगा, नहीं, वो तो नॉर्मल होते हैं। तो क्योंकि जो चेंज जर्म सेल में होगा वही आगे नेक्स्ट जनरेशन में लीड करेगा, जो सोमैटिक सेल्स में होगा वो कभी भी आगे लीड नहीं करेगा। ये बात ये नहीं बता पा रहे थे, इसमें इन्होंने क्या किया था। और बहुत पुराना टाइम है ना, बहुत पहले की बात है, तो उस वक्त क्या है कि थोड़ा बहुत जो ये समझा पा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रपोज किया वैसे ही इसके अगेंस्ट में बहुत सारे जो हैं लोग खड़े हुए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं,
आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ, एक और स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने, इसी के साथ लगा हुआ है तो आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, या मैं बोलूँ तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। अगर आपसे पूछा गया हु प्रपोज्ड यूज एंड डिसयूज थ्योरी, इन्होंने ही दिया है, इसी को कहते हैं हम लोग। इनका बोलने का मतलब था कि पहले जो ह्यूमन है वो एप लाइक थे, एप्स के पास जो टेल होता था, तो ह्यूमन ने जब टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो आज के डे में क्या हो गया, टेल जो है वो गायब हो गया। तो इनका बोलने का मतलब था कि जो ऑर्गन्स किसी एनिमल के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, वो धीरे धीरे करते 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 ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में से गायब हो जाता है। तो तब तक वो चेंज नहीं आ सकता जब तक कि वो चेंज कहाँ ना हो, जब तक कि वो चेंज उसके जीन्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, सिर्फ फिनोटाइप और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। बेसिक बात जो है ये लिखना और बताना भूल जा रहे थे। हुआ तो है, नो डाउट, हम जानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, हॉर्स इवोल्यूशन हुआ है, हर एक एनिमल का इवोल्यूशन हुआ है। हाँ, जिनका इस अर्थ पे आने के बाद से लेके आज तक कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने आपको एक टर्म सिखाया है, लिविंग फॉसिल, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये एक हाँ, एक साल, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी ऑल्टरनेटिव ईयर में हर साल पूछा जाता है। आज तक नीट के एग्जाम में सिर्फ एक बार ये आया है कि लेमार्क ने जो अपना थ्योरी प्रपोज किया, तो उसको प्रपोज करने के लिए इन्होंने किस एनिमल को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया। उसमें आपको लिखा था गोट, जिराफ। गोट पता है क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि ये बोल रहे थे ना कि ये जिराफ जो है ना, ये पहले शॉर्ट हाइटेड गोट के साइज के थे, इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, गोट को लिखा जाता है। बर्ड्स, जिराफ। अब डार्विन साहब का बर्ड्स के ऊपर बहुत सारा काम है, तो अब लगता है कि कहीं ऐसा ना बच्चे कंफ्यूज हो थोड़ा सा, हम चेक करते हैं, तो वो जानबूझकर वहां पे आपको ऑप्शन में बर्ड्स भी लिखा होता है। बट आपको याद रखना है कि लेमार्क का नाम सुनते के साथ आपको किसमें टिक करना है, आपको जिराफ में टिक करना है, अगर बाय डिफॉल्ट वापस आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो। ठीक है, चलिए बिल्कुल शॉर्ट में, और सिर्फ जो की पॉइंट्स हैं बस हम वही यहाँ पे नोट करने का काम करेंगे, ताकि आपको ना एक भी ऐसा शब्द आज के बाद से लमार्किज्म में देखने को नहीं मिले जो आप देख के बोले ना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर ये हम लोगों के लिए नया है। तो कट टू कट बिल्कुल जो है इसको हम लोग करेंगे। तो क्या है लेमार्क्स थ्योरी? तो लेमार्क्स थ्योरी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन प्रपोजिशंस। चलिए, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला क्या बोला इन्होंने, चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज। देन इन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड, ऐसा जबकि नहीं होता है, ना तो यूज एंड डिसयूज होता है, ना इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। तब होगा जब जीनोटाइप में कुछ ऑल्टरेशन कराने में कोई सक्सेसफुल हो जाए तो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया इफेक्ट्स ऑफ environment on living organisms from one generation to another generation, from one generation to another generation.
Then अब इन्होंने ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो किसके ऊपर ये फोकस कर रहे थे, ये बोले अच्छा ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है ना, जैसे डोडो थी जो एक्सटिंक्ट हो गई आज की डेट में, पेंगुइन है, इन्होंने बोला कि इनके पास जो ये विंग्स प्रेजेंट है ना, इन्होंने इस्तेमाल ही करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने बोला, और देखिए एक्सटिंक्शन। इन्होंने ये भी बोला कि जो स्नेक्स में ना पहले लिम्स जो होते थे वो गायब इसलिए हो गए क्योंकि उसको यूज ही नहीं था। एक्सटिंक्शन ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। देन फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जांपल लिया इन्होंने। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू disuse of their wings। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। अब देखिए लेमार्क ने जो यहाँ पे बुक प्रपोज किया है, पहले ये करते क्या थे ना कि जो इन्होंने सोचा है, जो ये बताना चाह रहे हैं, जो ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए ये अपने बुक को वहां पे लिखने का काम करते थे। तो लेमार्क ने जो बुक लिखा था उस टाइम में, आगे आगे जैसे जैसे एडिशन आगे बढ़ती गई, थोड़ा सा नेम में जो है, लेकिन जो फर्स्ट इन्होंने बुक इंट्रोड्यूस किया था उसको हम लोग यहाँ पे ना फिलोसोफिक जूलॉजिक कहते हैं। ठीक है, फिलोसोफी जूलॉजिक कहते हैं हम लोग उसको वहां पे, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे जूलॉजिकल जो लगा हुआ है, और जे डॉट बी डॉट, मतलब जे का भी कुछ फुल फॉर्म होगा, बी का भी होगा, तो इनका पूरा नाम था जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, तो इन्होंने जो बुक प्रपोज करने का काम किया है उसका नाम क्या है, फिलोसोफी जूलॉजिक, ऐसे लिखा जाता है। देखिए ऐसे बोलने से तो हवा में आपको समझ नहीं आएगा। लेमार्क बुक फिलोसोफी, EHIE ऐसे लिखते हैं, लैटिनाइज्ड है ये। देन जूलॉजिक, जूलॉजी की स्पेलिंग आप लिखते हैं ना तो जी के बाद ना वाई हटा देना है आपको वहां से। ठीक है, आई देन QUE, ये करेक्ट है। इनका जो पब्लिश्ड बुक है सबसे पहले, दैट इज फिलोसोफी जूलॉजिक। ठीक है, और क्या कर रहे थे ये तो ऑब्वियस है, क्यों बना रहे थे ये बुक, क्यों लिख रहे थे, क्या चाहिए था इनको। तो जो ये थ्योरीज प्रपोज कर रहे थे ना, ये जिराफ का तो यूज एंड डिसयूज होगा, तो माइस पे एक्सपेरिमेंट किया, बार बार पूछ कट कर करके देख रहे थे कि अच्छा इसके बाद वाली जनरेशन में जो उसका जो टेल है वो नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये फिर इन्होंने फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जांपल, सब कुछ जो इनके दिमाग में भरा था ना, सबको क्या कर रहे थे कि एक बुक में यहाँ पे प्रपोज करने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो इनके हिसाब से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको इन्होंने यहाँ पे
बताना स्टार्ट किया। एक और चीज है, भले ही ठीक है जैसा भी है, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जो जनरली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज करना चाहिए, तो वो इन्होंने ही किया था उसको प्रपोज करने का काम। कब के टाइम में? 1809 में। इतने पुराने टाइम में सोचिए, 1809, 1909 में नहीं बोल रहे हम लोग 1809 बोल रहे हैं, इतने पुराने टाइम में। ठीक है, नेचुरलिस्ट थे, मतलब घूम घूम के जो भी चीजें इन्होंने एनालाइज किया है नेचर में, उसको उससे जो भी कंक्लूजन ये निकालते थे वो लिखने का काम करते थे। आप देखेंगे एरिस्टोटल, लेमार्क, डार्विन, इन सब में लिखा होता है नेचुरलिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्या थे? ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट, इनका पूरा नाम है जीन, डैश दिया जाता है बीच में, हाइफन भी बोल सकते हैं, बैप्टिस्ट लेमार्क। proposed his theory of evolution in his book। ये सब कुछ क्या किया इन्होंने अपनी बुक में, उसको लिखने का, बताने का काम किया। which is now known as लेमार्किज्म, जिसको हम लोग लेमार्किज्म कहते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। noted। ये चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग डार्विनिज्म पढ़ने वाले हैं। आज तक जो सबसे पुरानी इवोल्यूशन की थ्योरी जो एक्सेप्टेड है ना, वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। उसको किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया है आज तक। मतलब एक सिंपल सी बात, चार्ल्स डार्विन ने ये बोला कि देखो भाई ऐसा है, अगर हम फूड रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ फाइट कराना स्टार्ट करें, जैसा कि नेचर में होता है, ठीक है, तो उसमें सरवाइव वही करेगा जो मजबूत होगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो क्या करेगा, उतने अच्छे तरीके से खुद को सरवाइव कराएगा। तो ये जब बताना चाह रहे थे, तो ये ना बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। एक मैथमेटिशियन थे, मैल्थस साहब, उससे ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। अब रीजन क्या था इंप्रेस होने का, सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अभी तो नहीं, लेकिन बाद के चैप्टर्स में आपको एक ग्राफ की पढ़ाई करनी है। ठीक है, जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मैल्थस साहब की बात आती है ना, बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, ऐसा भी नहीं कोई रॉकेट साइंस है इसमें, आपको तुरंत समझ आएगा। अभी एक्सप्रेशन पे मत ध्यान दीजिए, अभी बस इसका शेप देखना है आपको। ठीक है, अगर इसको देखें ध्यान से, इस ग्राफ को, और अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें ऐसे,
तो बोलने का मतलब हुआ कि मात्र इतने से कम समय में ये ग्राफ जो ऐसे भाग गया यहाँ से ऐसे तुरंत, तो जे शेप्ड कर्व क्या दिखाता है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट दिखाता है। क्या दिखाता है? इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या, लेकिन ये जे शेप्ड यहाँ यहीं तक है, ये सच्चाई नहीं है, ये रियलिटी नहीं है नेचर में। एक ऐसा समय आएगा जब सारे के सारे रिसोर्सेस बिल्कुल डन, अब बस इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। नहीं समझ आया? लिफ्ट का एग्जांपल लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल। आपने देखा होगा हर एक लिफ्ट की कैपेसिटी होती है, जितने केजी का ब्लॉक लगा होता है उसके बैक साइड में उतने केजी की कैपेसिटी होती है। फिजिक्स में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब उतने केजी का ब्लॉक लगा होता है उसके पीछे, तो उतने उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर मान लीजिए 150 केजी का ब्लॉक लगा हुआ है, तो मतलब 150 केजी से ऊपर जैसे ही कोई पर्सन जाएगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही 150 केजी का एक ही पर्सन होगा, मेरा ये बोलने का मतलब है कि उस लिफ्ट के अंदर जैसे ही एक एक्स्ट्रा पर्सन ओवरवेट दिखाएगा, तो उसमें से एक पर्सन को नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप उस लिफ्ट को मानते हैं कि वो क्या है, आपका नेचर है, और उसमें रहने वाले जो, मतलब रहने वाले क्या, उसमें इन करने वाले जो सारे के सारे पर्सन है, वो क्या है, इस नेचर की सारी स्पीशीज है, तो ठीक उसी तरीके से आपके नेचर का भी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, जिसको बार बार यहाँ पे ये के नेचर ने यहाँ पे जब लिमिट लगा दिया ना, तो उसको के बोलते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको इकोलॉजी नहीं पढ़ा रही, इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बता रही हूँ कि जैसे उस लिफ्ट की होल्डिंग कैपेसिटी थी ना, आपके नेचर की भी होल्ड करने की कैपेसिटी है। किसी मेन सिटी में जाके देखिए, जहाँ पे अगर आप चाहे ना कि हमें, मतलब एक हाथ का जो एक बित्ता होता है ना, इतनी जमीन भी कोई खरीद के दे दे, आप वैसे जगह को इमेजिन कीजिए। आपको पता चलेगा कि वहां का जो पॉपुलेशन जो है ना, वो ये ऐसे जो ग्रीन लाइन चल रही है इस तरीके से फिक्स हो चुका है। ठीक है, मैल्थस साहब यही बोल रहे थे। मैल्थस साहब ने बोला बोला कि ऐसा है कि ये पॉपुलेशन जो है ये कैसे ग्रो करेगा। तो पॉपुलेशन तो ग्रो तो कर रहा है, शुरू में जियोमेट्रिक रेट से डबल 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 होता चला जा रहा है, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा समय भी आएगा। अब यहाँ पे जितने भी ह्यूमन, मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन को हम शो कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो सरवाइव कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम है तो उसके लिए फाइट करेंगे। तो जब फाइट करेंगे तो उसमें विन कौन करेगा, जीतेगा कौन, जो कैसे है, जो स्ट्रॉन्गर है। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो सरवाइव 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 करता चला जाएगा। तो इन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसको आज तक किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया। अभी भी आपने कई लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना होगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहली बात तो ये। दूसरे तरीके से बोला जाता है इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सही बात है, सरवाइव वही कर रहा है जो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिट होगा। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इसको हम लोग डार्विनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? डार्विनिज्म कहते हैं। डार्विन ने जो थ्योरी प्रपोज करने का काम किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग डार्विनिज्म कहते हैं। जैसे अभी आप जो लेमार्क साहब का पढ़ रहे थे ना, उसको लेमार्किज्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, डार्विनियन थ्योरी भी बोल सकते हैं, डार्विनिज्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया स्टोरी में आगे, अगर आप और कंटिन्यू करते हैं, हालांकि अगर इनके स्टोरी के बारे में आप सुनना स्टार्ट कीजिए, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बना ना, ठीक है, जिसमें डार्विन का नाम नहीं लिखा। आप सारे सब्जेक्ट के इनिशियल चैप्टर्स को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ऐसे नेचुरलिस्ट हैं, हर जगह आपको एरिस्टोटल, डार्विन, इन सब का नाम जो है ये देखने को मिलेगा। तो डार्विन साहब का कहना था कि जो चेंजेस आपको नेचर में देखने को मिल रहे हैं वो ग्रेजुअल है, लेकिन ग्रेजुअल कैसे होगा? तो अडाप्टेशन कर रहा है। तो अडाप्टेशन क्यों हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये हो रहा है। ये भी बात बता रहे हैं। ठीक है, अब लमार्क के बाद डार्विन आए हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम का भी जो टाइम है ना, वो काफी पुराना है। तो एक ना शिप है। अब ऐसा तो नहीं कि उस टाइम में जो है इतना ज्यादा
सैटेलाइट है वो डेवलप्ड था नहीं। जो हमारे पास जो कलरफुल फोटोज अवेलेबल है ना, वो आज के डे के हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का रिजल्ट है। ठीक है, ये सब उसी का रिजल्ट है। तो अगर उस टाइम में अगर आप देखें तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है, बढ़िया से ठीक ठाक सही सलामत। तो ये जब ये जो आपको दिख रहा है ना शिप यहाँ पे, बच्चों को ऐसा लगता है कि HMS बीगल किसी बंदे का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। आपको याद रखना है कि HMS बीगल किसी पर्सन का नाम नहीं है, एक शिप का नाम है। HMS बीगल किसका नाम है? इसी शिप का नाम है, ये HMS बीगल है। ठीक है। तो जब इस पे जाना था ना, कुछ हिस्ट्री के वर्क से रिलेटेड पर्सन को जाना था। आप एक चीज देखिए, आप ट्रेन में बैठे जर्नी करने के लिए, बहुत हार्डली हुआ ना तो मतलब एक डे, मतलब एक नाइट जैसे क्रॉस किया ना, सुबह आपका मन करता होगा बस अब तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अगर आपको कोई बोल देना कि 6 मंथ्स तक ट्रेन में रहना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस पर्सन को कैसा फील होता होगा जिसको 6 मंथ्स 1 ईयर तक किसी शिप पे रहना पड़े? कितना दिमाग खराब होता होगा उसका। तो हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी के वर्क से, हिस्ट्री के वर्क से कुछ लोगों को ना जाना था एक सी वोयाक पे। वोयाक मतलब यात्रा होता है, समुद्री यात्रा पे। ठीक है। तो एक सी वोयाक पे जाना था। तो सबने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। डार्विन ने बोला भाई मैं जाऊंगा। ठीक है, डार्विन चल दिए। और जब डार्विन गए हैं, डार्विन ने जब जाना वहां पे स्टार्ट किया है, तो आराम से ये क्या कर रहे थे। आपने गैलापेगोस आइलैंड का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? गैलापेगोस आइलैंड का नाम सुना होगा। ठीक है। तो उसमें जब आप HMS बीगल का रूट देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई ये डार्विन साहब जो थे, कितना टाइम था इनके पास। अब ऑब्वियस है कि कोई अगर इतने लंबे टूर पे निकले, तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, रुक रुक के हर जगह को चेक करना चाहेगा कि कहाँ पे क्या कौन सी चीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गैलापेगोस आइलैंड पे घूमना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। मैं आपको इसका रूट दिखाती हूँ। अब एक चीज देखिए, ये आपको जो मैप दिख रहा है ना, इस मैप में जितने जगह पे डॉट्स बने हुए हैं, सारे डॉट्स वाले प्लेसेस पे जो डार्विन थे वो रुके हैं। अब आप सोच के देखिए कि कितना पेशेंस था इनके पास। मतलब जितने आपको यहाँ पे डॉट्स। अब एक सोचने वाली बात ये छोटा सा जो है ना, ये एक आइलैंड है। मतलब यहाँ पे छोटे, ये क्या है, मतलब जितने आपको छोटे छोटे यहाँ पे एक भी टुकड़ा अगर आपको छोटा सा दिख रहा है, वो क्या है, एक आइलैंड है। आपको पता है टोटल 22 पीसेस है इसके। और हर जगह पे वो रुके, और रुक के ना वो बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे थे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि वही ऐसा है, हर एक आइलैंड पे ना बर्ड्स के बीक का साइज जो है वो अलग अलग है। तो जब उन्होंने अलग अलग बीक का साइज देखा, तो फिर सोचने लगे भाई इसका बीक का साइज कैसे अलग हुआ। अब आपने ना पैरट, तोते की चोंच देखी आपने, ठीक है। और एक मैना जो होती है, उसके चोंच को, उसके बीक को भी आपने देखा। अगर तोते के बीक का शेप जो है वो अगर मैना की तरह हो जाए तो क्या होगा? सोचिए। अगर बीक का साइज जो है पैरट का आप बिल्कुल नैरो कर दीजिएगा तो क्या होगा? अगर आप वैसा नैरो कर दीजिएगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा ना। उसका जो बीक आगे की तरफ मुड़ा हुआ होता है ना, वो फ्रूट ईटिंग है। तो जैसे ही वो बाइट करेगा तो कटेगा तो कुछ उसके मुंह में जाएगा ना। अब अगर आप नैरो कर दीजिएगा बिल्कुल हमिंग बर्ड की तरह, तो क्या करेगा बेचारा? तो भूखा ही मर जाएगा।
तो बोलने का ये मतलब है कि इन्होंने वहां पे नोटिस करा और ध्यान दिया इस बात को कि ऐसा है, बर्ड्स के जो बीक का साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जिसको जैसा जिस तरीके से फीड करना है वैसा उस तरीके का उसका बीक का साइज है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, ये जो ये ब्लैक बर्ड्स थे ना, इन सबको डार्विन्स फिंचेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे लार्ज ट्रे फिंच, सबके बीक का साइज क्या है यहाँ पे अलग अलग है सबका। देखिए मैंग्रोव फिंच है यहाँ पे, वुड पेकर है, ये वार्बलर है, स्मॉल ग्राउंड फिंच है। तो सबका क्या है यहाँ पे अलग अलग जो बीक का साइज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे हुआ ये इनके मतलब फीडिंग हैबिट की वजह से आपको इतने सारे बीक का साइज जो है ये देखने को मिल रहा है। तो इनको हम लोग डार्विन्स फिंचेस बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको अडेप्टिव रेडिएशन जो है होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल से समझाया। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये किसका एग्जांपल हो सकता है, अडेप्टिव रेडिएशन का या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का? कन्वर्जेंट। ध्यान से देखिए, मैंने पूछा ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट है। अच्छा, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है बताइए तो, कन्वर्जेंट में कंफ्यूजन हो रही है क्या आप लोगों को? कन्वर्जेंट का मतलब है कि डिफरेंट पॉइंट से आके एक कॉमन पॉइंट पे मिले। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट यहाँ देखिए बीच में ध्यान से थोड़ा सा, ये इसका एंसेस्टर है। ठीक एंसेस्ट्रल है, है। हाँ, एंसेस्टर से एक निकला, दूसरा गया, तीसरा गया, इसमें से और गया, इसमें से और गया। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। क्या है ये? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि ये जो डार्विन्स फिंचेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोथ कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो किसको टिक करेंगे? तब वहां पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को मार्क करेंगे। ठीक है, हाँ, ये डार्विन्स फिंचेस जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक सीरीज में जब आपने एक, जैसे कहते हैं ना कि थ्रेड का जब एक सिरा आपने पकड़ा है और उसको पकड़ के आगे 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 बढ़ते चले गए, तो ऑटोमेटिकली आप एंड वाले जो है उसके टिप पे चले गए। तो ठीक उसी तरीके से ये सारी की सारी थ्योरीज जो है एक दूसरे के साथ कंसर्न्ड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप एक थ्रेड को देखना स्टार्ट करते हैं तो उससे सब, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने बस एक सिंपल सी बात आपको बताई। मैंने बोला कि ऐसा है कि डार्विन साहब ने क्या किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, और नेचुरल सिलेक्शन दिया तो कैसे दिया, तो फिर वो एक सी वो एग पे निकले। जब सी वो एग पे निकले तो कहाँ कहाँ घूमे। अगर आपको 4 आइलैंड का नाम दिया हो तो गैलापेगोस आइलैंड को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? गैलापेगोस आइलैंड को वहां पे टिक करेंगे। कितने पीसेस है उसके? 22 पीसेस है। क्या देखा इन्होंने? तो इन्होंने देखा कि जो वहां पे फिंचेस हैं, जो छोटी छोटी ब्लैक बर्ड्स है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डार्विन्स फिंचेस का नाम ही उनको दे दिया गया है। इन्होंने बोला कि इनका जो इवोल्यूशन है कैसे हुआ है, तो क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपने हैबिटेट को चेंज करते हैं तो वहां इसको खुद को जिंदा रखने के लिए, वहां इसको खुद को सरवाइव कराने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो धीरे धीरे करते 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 बिहेवियर की वजह से जीनोटाइप पे भी मैंने आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में एक लाइन बताई थी जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस के पास पावर है एक बहुत ही छोटे लेवल पे आपके जीन्स में चेंज करने का। ठीक है, तो ये सब किसने प्रपोज किया? ये सब डार्विन साहब ने यहाँ पे बताने का काम किया है। ठीक है,
तो मेन जब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे हु प्रपोज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट, तब भी डार्विन का नाम आएगा। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि हु रोट द बुक फिलोसोफी जूलॉजिक, तो वहां पे किनका नाम आएगा? वहां पे नाम आएगा लेमार्क का। हाँ, अभी अभी जो मैंने आपको लेमार्क सिखाया, ठीक है।